स्टूडेंट्स, मैं आरिफ सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए समय ना खराब करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन है प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। जैसे कि आपका विकल्प नंबर फर्स्ट है फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा है आपका अंत्य केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, तीसरा है आपका आद्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों बताइए कि दो परमाणुओं की संख्या किसमें होती है। आइए देखते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता होगा एफसीसी या आपकी बीसीसी या आपकी एससीसी, जैसे मान लीजिए आपके पास है एससीसी और दूसरी होती है आपकी बीसीसी और तीसरी होती है आपकी एफसीसी। इसको बोलते हैं आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसमें परमाणु की संख्या होती है आपकी 1, इसमें परमाणु संख्या होती है आपकी 2 और इसमें होती है परमाणु संख्या 4। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो परमाणु संख्या रहती है। तो आप बता सकते हैं बीसीसी में, बीसीसी मतलब अंत्य केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। आपका राइट आंसर होगा विकल्प दूसरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें बताया गया है 400 ml बिलियन में, कितने ml 400 ml बिलियन में 7 ग्राम NaOH घुला है। 7 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप विकल्प को देख रहे होंगे, पहला आपका विकल्प दिया गया है 0.437 मोल प्रति लीटर, दूसरा है आपका 0.496 मोल प्रति लीटर, तीसरा आपका विकल्प दिया गया है 0.546 मोल प्रति लीटर और चौथा दिया गया है 0.637 मोल प्रति लीटर। आप बताइए इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही है या विकल्प सही है। तो देखते हैं हम आप इस क्वेश्चन को इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको निकालनी है इसमें मोलरता। सबसे पहले पता होना चाहिए हम लोगों को कि 400 ml जो दिया गया वो क्या है। 400 ml यहाँ पे दिया गया हम लोगों को वो बी का मान है, मतलब आयतन है। क्या है बच्चों, आयतन। बी का मान दिया गया आपको 400 ml और जो आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है 7 ग्राम NaOH घुला है, ये आपकी है विलय की मात्रा। क्या है बच्चों, विलय की मात्रा। इसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। वो कितनी दी गई है, 7 ग्राम। इसमें हमें विलय का अणुभार भी निकालना होता है। जैसा कि आपको पता होगा विलय का अणुभार बराबर अणुभार इसको m से प्रदर्शित करेंगे तो हमें निकालना होगा NaOH का अणुभार। अच्छा ये बताइए कि NaOH का अणुभार कितना होता है, 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 40। कितना आएगा बच्चों, 40। तो आपको पता चल गया बी का मान आपके पास 400 है, W का मान आपके पास 7 है, W समझ में नहीं आ रहा होगा, ये स्मॉल W बना है और अणुभार दिया गया है आपका m बराबर 40। तो हमें विलयन की क्या निकालनी है बच्चों, मोलरता निकालनी है। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। विलयन की मोलरता बराबर विलय की मात्रा इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू आयतन, वो भी किसमें, ml में। चलिए आपको सब दिया गया है। विलय की मात्रा कितनी दी गई है, विलय की मात्रा दी गई है आपकी 7 लिख देंगे। इसके बाद कितना है 1000 अपॉन विलय का अणुभार कितना निकाला हम लोगों ने, 40।
40 रख देंगे, मल्टीप्लाई आयतन कितना दिया गया है ml में हमारा, वो है आपका 400। देखिए 1 2 3, 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे, आपके पास बचेगा 7 बन जा 7, 4 4 जा 60, आप इसका इसमें भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 0.437 मोल प्रति लीटर या मोल प्रति या मोल लीटर। इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं और यह लिख सकते हैं, कुछ आगे निकल गया क्या, कह सकते हैं हम लोग मोल प्रति लीटर, और आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा था मोल लीटर इनवर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा पहला। आइए इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, आप जब तक क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। बच्चों बताइए क्या पूछा है, लिखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो प्रथम घात के समानुपाती होगी वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए, और इसमें मात्रक पूछा गया है, इकाई पूछी गई है। तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं इसका सूत्र। क्या होता है बच्चों, K बराबर 0.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस का x। आप इसको याद रखें, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र है। तो आप इसको तो कर लिया। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो आप इकाई या मात्रक वो आपका होता है सेकंड इनवर्स। क्या होता है बच्चों, सेकंड इनवर्स, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कहीं लिखा होता है समय इनवर्स और कहीं कहीं जगह पे लिखा जाता है टी इनवर्स। तो आपके बगल में लिखा है, कौन सा लिखा है, टी इनवर्स। टी माने टाइम, या एस इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एस इनवर्स। एस माने समय। तो आप देखना इसका मात्रक जो होगा आपका वो होगा आपका एस इनवर्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर दूसरा। आइए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो जल अपघटन करने पर बेंजेमाइड बनाता है। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प आपका दिया गया है बेंजल्डिहाइड, दूसरा दिया गया आपको बेंजोइक अम्ल, तीसरा दिया गया आपका एथिल बेंजोएट और चौथा दिया गया आपका एथिनोइक अम्ल। बताइए बच्चों कमेंट में अगर आपको पता है इसका आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। सबसे पहले हम बता दीजिए बेंजेमाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CO NH2। इसका हम लोग जल अपघटन करा देंगे, मतलब जल से क्रिया। अब इसमें क्या होगा, जल अपघटन कराने पर ये O इसको दे दो और अमोनिया बन जाएगी आपकी। तो एक तो बन जाएगा आपका C6, आगे निकल रहा है, आगे निकल रहा था यार, करते हैं। तो आपका बन रहा था C6COOH, C6H5COOH और प्लस NH3। तो आपका ये बन गया बेंजोइक अम्ल। तो आपको पता चला कि बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से हम जब क्रिया कराएंगे तो आपका बेंजेमाइड बनता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। कौन सा होगा बच्चों, दूसरा, बेंजोइक अम्ल। इसी तरीके से हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर क्वेश्चन है आपका, लिखा गया है R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH गिब्स आउट। बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा इसमें ऑप्शन दिए गए आपके। पहला ऑप्शन है आपका गाटरमान कोक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है आपका
कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है आपका सिमेट अभिक्रिया। इनमें से आप बताएंगे ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसा कि आपको पता होगा इसमें आपकी एक एमीन है प्राथमिक एमीन और ये क्लोरोफॉर्म है और ये आपका क्या है KOH। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बनता है आपका RCN या RNC प्लस इसमें 3KCl बनता है और 3 क्या बनता है बच्चों जल बनता है। तो आपको पता होगा इसमें क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनते हैं। और जो प्राथमिक एमीन से जो क्रिया होती है तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एमीन दी गई है। ये आपकी जो है R सिंगल बॉन्ड NH2 ये आपकी कौन सी एमीन है प्राथमिक, और जो केवल प्राथमिक एमीन ऐसी होती हैं जो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देती हैं। आप याद रखें इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। इसी तरीके से हम लोग अब छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा RNA में उपस्थित क्षारक है। किसमें बच्चों RNA में उपस्थित क्षारक है। RNA की आप फुल फॉर्म जानते होंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है आपका DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलिए इसको पढ़ते हैं। पूछा गया है RNA में उपस्थित क्षारक हैं। पहला विकल्प दिया गया आपका एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन या थायमिन और दूसरा दिया गया है आपका ग्वानिन साइटोसिन थायमिन या यूरेसिल। तीसरा विकल्प आपका है साइटोसिन थायमिन एडेनिन या यूरेसिल और चौथा आपका दिया गया है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन या यूरेसिल। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं RNA और DNA। पहले लिखते हैं RNA। जो आपके RNA में क्षारक होते हैं वो होते हैं आपके एडेनिन। कौन सा होता है बच्चों एडेनिन दूसरा होता है आपका ग्वानिन, तीसरा होता है आपका साइटोसिन और चौथा होता है आपका यूरेसिल। कौन सा होता है बच्चों यूरेसिल। तो इस तरह किसमें लिखा गया है जिसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल ये जो भी क्षारक है वो आपके किसके हैं RNA के हैं। किसके बच्चों RNA के। तो आपका करेक्ट आंसर होगा चौथा। कौन सा आंसर होगा बच्चों चौथा। इसी तरीके से अगर आप समझ लें और एक होता है आपका थायमिन। क्या होता है बच्चों थायमिन। ये एक ऐसा क्षारक होता है जो RNA में नहीं पाया जाता। ये ऐसा क्षारक होता है जो RNA में नहीं पाया जाता। आप इसको याद रखें ये आपका DNA का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा छठवां क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसमें क्या लिखा है घनीय क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां या अथवा कोर की लंबाई होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा अक्षीय दूरियां इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखते हैं अगले क्वेश्चन इसी वाले को। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक कोष्ठका है। क्या है बच्चों एक हमारे पास कोई भी कोष्ठका है। ये जो है हमने से मान लिया x अक्ष, ये है हमारा y अक्ष और यहां होगा आपका z अक्ष। क्या होगा बच्चों z अक्ष। x अक्ष की जो लंबाई होती है उसे हम लोग a बोलते हैं। y अक्ष की जो लंबाई होती है उसे हम b बोलते हैं और z अक्ष की जो लंबाई होती है उसे हम c बोलते हैं। यही आपकी x अक्ष की लंबाई a, y अक्ष की लंबाई b और z अक्ष की लंबाई c। इन्हीं को हम लोग कहते हैं अक्षीय लंबाई या कोर की लंबाई। देखिए अक्षीय लंबाई तो आपकी कौन कौन सी होंगी। एक तो आपकी a होगी बराबर, दूसरी आपकी b होगी बराबर और आपकी होगी c। इनको हम लोग अक्षीय लंबाई भी कहते हैं और कोर की लंबाई भी कहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। बताइए अक्षीय कोण क्या होते हैं बच्चों। कौन सा अक्षीय कोण। एक क्वेश्चन आपका आएगा अक्षीय कोण क्या होते हैं। तो एक कोण यहाँ बनता है उसे बोलते हैं अल्फा
एक कोण जहाँ बनता है उसे बोलते हैं बीटा और एक कोण जहाँ बनता है उसे बोलते हैं गामा। तो आपके अच्छी कोण भी होंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। आप इसे भी याद रखें और आपका जो करेक्ट आंसर था अच्छी लंबाई या कोण की लंबाई ए बराबर बी बराबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा पहला। कौन सा होगा बच्चों? पहला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 450 ml बिलियन में कितने बच्चों? 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH गुला है। कितना गुला है? 9 ग्राम NaOH गुला है। बिलियन की मोलरता मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए इसका आंसर। अभी इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग इसी वीडियो में कर चुके हैं, सेम ही था बिल्कुल, इसमें थोड़े मान थोड़े चेंज हुए हैं। इसका पहला विकल्प दिया गया आपका 0.4, फिर दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.38 और चौथा विकल्प दिया गया है 0.62। आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखिए, इसमें मान छाटे हैं। जैसा कि मान हम लोग निकाल लें, जैसे अभी दिया गया है इसमें 450 ml। आज मैंने पीछे कराया तो इसमें क्या लगा? ये किसका मान है? आपका आयतन। तो आज आपका आयतन दिया गया है, तो कितना दिया गया बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। आयतन बी बराबर दिया गया आपका 450 ml। अच्छा बताइए 9 ग्राम क्या है? ये बताइए। ये 9 ग्राम आपका दिया गया विलय का मात्रा। तो हमें दी गई है विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किससे W से करते हैं। कितनी दी गई है? 9 ग्राम। अच्छा जी एक बताओ, इसका अणुभार भी निकाल लें। तो विलय का अणुभार, तो विलय यहाँ पर क्या है आपका? NaOH है ना। तो आप बताइए NaOH है, आपका भी बताया गया था कि NaOH का हम लोग अणुभार निकालेंगे तो Na का होता है आपका 23। कितना होता है बच्चों? 23। तो यहाँ हम 23 रख देंगे। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40। कितना आएगा बच्चों? 40 आएगा। तो इसी तरीके से सूत्र भी क्या होता है? मोलरता बराबर सूत्र मैं पीछे लिख चुका हूँ वीडियो में, तो डायरेक्ट लिखता हूँ विलय की मात्रा इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू V। वो भी किस में बेटा? ml में। चलिए मान रखते हैं। अच्छा बताइए W क्या है? विलय की मात्रा कितनी दी गई बच्चों? 9 दी गई है। कितनी दी गई बच्चों? 9 दी गई है आपकी, और इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना दिया गया है बच्चों? देखिए अणुभार कितना है आपका? 40 दिया गया है। कितना है बच्चों? 40। और आपका आयतन कितना दिया गया है? 400। बताइए 450 दिया गया है। तो ऐसा करते हैं 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट लेते हैं। इसके बाद क्या बचता है हमारे पास? इसका मल्टीप्लाई कर लें, जी हो जाएगा आपका 90। और जी बचा आपका 4 इंटू 45। इसको हम लोग इससे काट देंगे। 45 दूनी कितना होता है? 90। कितना होता है बच्चों? 90। और 2 से इसे काट देंगे। 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आएगा आपका। इसका भाग देंगे तो 0.5। कितना आएगा? 0.5 आएगा आपका आंसर। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा इसमें दूसरा होगा। कौन सा होगा बच्चों? दूसरा। आप इसे अगर अच्छी तरह सॉल्व कीजिए और इसका खूब रिवीजन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर 9वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़कर आए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो जैसे कि आपको शून्य कोटि की पूछी गई है, आपके विकल्प भी आपके सामने दिए गए हैं। जैसा कि पहला विकल्प है आपका मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, दूसरा है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, तीसरा है आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और चौथा आपका विकल्प है सेकेंड इनवर्स। तो इनमें से आप बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं शून्य कोटि पहले तो प्रथम पढ़ी थी हमने, अब आती है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका जो इकाई होती है आपकी वो होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स और आपकी सेकेंड
इनवर्स। क्या क्या होती है बच्चों? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मोल, लीटर इनवर्स और समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। इसका आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा तीसरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। आपको बताना है जो गाटरमान कोक अभिक्रिया होती है उसमें बेंजीन बनाता है। कौन बनाता है इनमें से? आपका पहला दिया गया है बेंजल क्लोराइड, दूसरा दिया गया है आपका बेंजल्डिहाइड, तीसरा दिया गया है आपकी टोल्यूइन और चौथा दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। बताइए। तो पहले हम गाटरमान अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो गाटरमान अभिक्रिया को जो समीकरण होता है आपका, वो होता है आपका पास बेंजीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और HCl होता है। इसकी क्रिया हम लोग करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, उपस्थिति होगी इसकी। तो हम जब करेंगे तो इसमें बनता है आपका C6H5CHO और प्लस HCl। तो आपको पता चला क्या भाई बेंजीन है जो क्या बनाता है आपका बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन किया गया है? गाटरमान कोक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो बेंजीन क्या बना रहा है बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपका विकल्प नंबर दूसरा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को खत्म करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, या इनमें से कौन सा यौगिक है जो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊं आपको कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। क्या बच्चों? कार्बिल या कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया आपकी जितने भी प्राथमिक एमीन होंगे वो सारे के सारे एमीन क्या देंगे? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देंगे। आइए एमीन के बारे में पढ़ते हैं। एमीन जो होती है आपकी वो 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है बच्चों? 3 प्रकार की। पहली होती है प्राथमिक एमीन। कौन सी होती है बच्चों? प्राथमिक एमीन। और दूसरी आपकी होगी द्वितीयक एमीन। कौन सी होगी? द्वितीयक एमीन। और तीसरी आपकी होगी तृतीयक एमीन। ये आपकी जो एमीन होती हैं वो कितने बार होती हैं? 3 प्रकार की। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एमीन का जो विलयन होता है वो कैसा होता है। तो अब याद रखें जो एमीन का विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए एमीन का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया इनमें से कौन सा देता है। तो मैं आपको बताऊं जितने भी प्राथमिक एमीन होंगे सारे के सारे एमीन कार्बाइल एमीन अभिक्रिया देंगे। जैसा कि आपका स्क्रीन पर पहला विकल्प दिया गया है, जैसे कि मैं बताऊं आपको जहां पर NH2 है तो ये प्राथमिक एमीन है, और जहाँ पर NH है वो आपका कौन सा होगा? द्वितीयक एमीन होगा। उसमें केवल N है वो कौन सा होगा? तृतीयक एमीन होगा। तो आप इन विकल्पों को देखिए गौर से, ये कहाँ पर आपका NH2 आ रहा है इसमें। तो NH2 आपके कौन से में आ रहा है? आपका पहले में आ रहा है, आपका पहले में। तो हमें इसमें पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, मगर आ किसमें नहीं रहा है? तीसरे विकल्प में। तो तीसरे विकल्प में हमारा कौन सा है? द्वितीयक एमीन है। तो ये हमारा क्या नहीं देगा बच्चों? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया नहीं देगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। कौन सा होगा? तीसरा। याद रखें कार्बाइल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। बताइए DNA में इनमें से कौन सा क्षारक नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए बच्चों कौन सा नहीं होता है। तो आपको पता होगा यूरेसिल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता बच्चों? यूरेसिल। क्योंकि ये आपका जो क्षारक है वो होता है आपका RNA में। किस में होता है? RNA में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यूरेसिल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, षष्ठ कौड़ीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। इसमें बताया गया है षष्ठ कौड़ीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण पहला दिया गया है, दूसरा आपका NaCl है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा पहला। और दूसरा जो क्वेश्चन है आप इसे भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि बताओ NaCl किस क्रिस्टल में होता है, तो आपका FCC में होता है या फलक केंद्रीय में होता है। किस में होता है? फलक केंद्रीय में। ध्यान रखिए, फलक केंद्रीय या केंद्रित। तो आप याद रखिए फलक केंद्र में आपका क्या होगा? NaCl होगा। और ये आपका करेक्ट आंसर है सोडियम सल्फर। तो आप ध्यान रखिए षष्ठकोणीय आदि क्रिस्टल का जो क्वेश्चन होगा आपका पहला विकल्प करेक्ट होगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? आपको पता होगा अणुसंख्य जो गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 4। आइए देखते हैं। पहला होता है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। और दूसरा होता है आपका हिमांक, क्या होता है? हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। तीसरा आपका होता है क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन। और चौथा आपका होगा वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब अवनमन, अवनमन। तो आपके ये होते हैं अणुसंख्य गुण। आपके 4 अणुसंख्य गुण होते हैं। अब बताइए इनमें से आपका विकल्प में कौन सा दिया गया है? तो परासरण दाब ये दिया गया है जो कि आपका चौथा विकल्प होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इससे ही बनता है कि बताइए राउल्ट का नियम संबंधित है। किसका बच्चों? राउल्ट का नियम संबंधित है, संबंधित है। तो आप इसे भी याद रखें, राउल्ट का नियम वाष्प दाब अवनमन से संबंधित है। हमारा करेक्ट आंसर होगा चौथा, जो कि परासरण दाब है हमारे विकल्प में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा। जैसा कि 15वां क्वेश्चन है, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछी गई है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है? जो आपके दोनों अभिकारक होते हैं उनकी जो सांद्रता होगी वो शून्य होगी या शून्य घात के समानुपाती होती है। इसे बहुत अच्छा पहचानने का तरीका भी है कि तीर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसा कि आपके विकल्प में आपकी एक अभिक्रिया दी गई है तीसरी, क्या है? आपकी H2Cl2 गिव्स आउट Hv और 2HCl बनना है। क्या बनना है? 2HCl। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनकी अभिकारक की सांद्रता शून्य होगी। तो शून्य होगी तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बताइए ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? क्या बच्चों? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है? तो इसमें आपका ऑप्शन है 1 या 2 या 3 या 4। तो आप देखेंगे ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं पहले हम। आपका ग्लूकोज का सूत्र है ये, क्या है बच्चों? ग्लूकोज का सूत्र। आप खुद बताइए कि इसमें आपका जो एल्कोहलिक समूह है कितना है? 1। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय ना खराब करते हुए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है? अच्छा, जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होता है वो आपका एथिल अल्कोहल भी देता है और आपका एसीटोन भी देता है। एक आपका होता है, एक आपका अल्कोहल, ये भी आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, और दूसरा होता है आपका क्या? एसीटोन, जिसको कीटोन बोलते हैं, ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया देता है। आप इसमें देख लीजिए, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है RCOCH3। अगला क्वेश्चन भी और 18वां क्वेश्चन आपका, 18वां क्वेश्चन दिया गया है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया बनता है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अब 19वां क्वेश्चन आ गया आपका। कौन सा बच्चों? 19वां क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया आपके, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश है, तो किस प्रकार का तंत्र है? आपको बताना है कि ये किस प्रकार का तंत्र है। चलिए देखते हैं इसको।
आपका दिया गया एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ब्रेवे, वैज्ञानिक क्या नाम था बेटा? ब्रेवे। वैज्ञानिक ब्रेवे ने बताया कि 14 प्रकार के आपके क्रिस्टल जालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टल जालक। और 7 प्रकार के होते हैं आपके क्रिस्टल तंत्र। क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टल तंत्र। क्या होते हैं? क्रिस्टल तंत्र। हमसे पूछा गया है कि बताइए A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 अंश। बताइए किस प्रकार का तंत्र है? तो आपका ये होगा रोम्बोहेड्रल। कौन सा होगा बच्चों? रोम्बोहेड्रल। तो आप समझ रहे होंगे। और इससे एक भी और याद कर लीजिए जो आता है आपका A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश। किस प्रकार का तंत्र है? तो आपका जी होगा घनीय। कौन सा होगा? घनीय होगा। कौन सा होगा? घनीय। तो हमारा पूछा गया था विकल्प में A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट 90 अंश। कौन सा तंत्र है आपका? रोम्बोहेड्रल। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा दूसरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है? तो आप इसका विकल्प है आपका तीसरा, पोटेशियम सल्फेट। कौन सा होगा? पोटेशियम सल्फेट। एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए, पोटेशियम सल्फेट जो है इसका सबसे न्यूनतम क्या होता है? आपका हिमांक होता है। और एक क्वेश्चन और आता है, बताइए पोटेशियम सल्फेट क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट आपका आयनिक ठोस है। कैसा है बच्चों? आयनिक ठोस है। आप इसको भी याद रखें। इसका विकल्प नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर लगा होगा, आप इसे पढ़िए। जैसा कि आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या करता है? बढ़ता है या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा पहला, बढ़ेगा। आपका विकल्प नंबर हो जाएगा फर्स्ट, बढ़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? कौन सा बच्चों? निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? चौथा, फैक्टोज। कौन सा हो जाएगा? चौथा, फैक्टोज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर पहला, लैक्टोज। कौन सा हो जाएगा बच्चों? लैक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, जब एसिटिक अम्ल की P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आपको एसिटिक अम्ल है आपके पास। क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल को हम P2O5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर गर्म करेंगे, इसके 2 अणु ले लेते हैं। कितने अणु? 2 अणु। तो आपका बनेगा CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस H2O। तो आपका ये क्या बन गया? एनहाइड्राइड। तो आपका ये सूत्र हो गया। आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़िए और इसका जवाब भी दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो एमाइड किस में बदलते हैं? एमीन में। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन होगा 25वां। कौन सा क्वेश्चन है? 25वां क्वेश्चन होगा आपका। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण है। कौन सा बच्चों? स्टाइकियोमेट्रिक दोष का उदाहरण है। लिखते हैं स्टाइकियोमेट्रिक
दोष। इसमें इसका उदाहरण पूछा गया है। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होते हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका रिक्तिका दोष। कौन सा? रिक्तिका दोष। दूसरा आपका होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। तीसरा आपका होता है फ्रंकल दोष। कौन सा होता है बच्चों? फ्रंकल दोष। और चौथा आपका होता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष। तो आप पहचान गए होंगे कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। तो आप पे पूछा गया है स्टाइकियोमेट्रिक दोष का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? फ्रंकल दोष हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? फ्रंकल दोष। और आप देख रहे होंगे कि जैसा कि ये सारे के सारे दोष रस समीकरणीय बोलते हैं इसको, रस समीकरणीय दोष भी बोलते हैं इसको। तो आप याद रखिए, रिक्तिका दोष भी होता है, अंतराकाशी दोष भी होता है और शॉर्टकी दोष भी होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों में से जो घनत्व होता है वो कम किसका होता है, अपवर्तित किसका रहता है और अधिक किसका होता है? तो रिक्तिका दोष का जो घनत्व होता है आप लिख लीजिए घनत्व। क्या बच्चों? घनत्व। इसका जो होता है कम होता है और इस वाले दोष का अधिक हो जाता है घनत्व, और इस वाले दोष का क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बच्चों? अपरिवर्तित। ध्यान रखें आप, कैसा रहता है? अपरिवर्तित। और शॉर्टकी दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो आपका स्टाइकियोमेट्रिक दोष पूछा गया था, तो कौन सा होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फ्रंकल दोष। तो कौन सा विकल्प होगा आपका? दूसरा। कौन सा विकल्प होगा आपका? दूसरा। आइए 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है शुद्ध जल की मोलरता का मान है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होती है आपकी 55.56। मगर आपका इसमें जो विकल्प दिया गया है फर्स्ट, क्या लिखा है उसमें? 55.6। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर हाई स्कूल वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन बताएं, जल का पीएच मान क्या है? तो जल का पीएच मान कितना होता है या क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या गया है 27वां क्वेश्चन? क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए सिफिक्स में 0 प्रारंभिक सांद्रता तथा टी समय बाद सांद्रता ए है, तो शुद्ध व्यंजक क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ए बराबर A0 e पे पावर माइनस का KT। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है। बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है। तो आपको पता होगा बेंजल्डिहाइड को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा विकल्प आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया होगा, पढ़िए। कहा गया है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया आपकी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। आप इसे भी याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 30। कौन सा है? 30। कहा गया है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है बच्चों? लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 31वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 31वां क्वेश्चन आप पढ़िए और जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। 31वां क्वेश्चन आपका ये है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन के चारों ओर क्लोरीन आयन की संख्या है। तो आपकी कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। आपका इस तरह विकल्प हो जाएगा सही। आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा करेक्ट। कितनी होती है? 6। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपका आंकित प्रश्न है। क्या है बच्चों? आइए आपका
जो 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कहा गया है, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या है। तो आपको मोल प्रभाज निकालना है इसमें, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आंकिक प्रश्न है। आइए इसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो चीज़ आपके पास है, एक तो आपका विलायक है, क्या बच्चों, विलायक, दूसरा है आपके पास विलय। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय होता है। तो बताइए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कितना है, ये आपका दिया गया है विलायक, तो आपका ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, या एथेनॉल लिख सकते हैं, एथिल एल्कोहल है, और यहाँ पर क्या है आपका जल, क्या है, जल है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में क्या है, पहले हम इसका मात्रा निकालेंगे, फिर इसका अणुभार निकालेंगे, फिर मोलों की संख्या, फिर इसी तरह इसमें करेंगे, इसका भी मात्रा निकालेंगे, इसका भी अणुभार निकालेंगे, इसके भी मोलों की संख्या निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका विलायक है, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा मान लिया कैपिटल W बराबर कितनी हो जाएगी, इसमें आपकी दी गई है 90 ग्राम या 90%। और फिर हम विलायक का ही अणुभार निकाल लेंगे, किसका, विलायक का अणुभार, क्या निकाल लेंगे बच्चों, विलायक का अणुभार। आपको पता होगा विलायक का अणुभार कितना होता है, अगर नहीं पता तो 40 होता है, कितना होता है, 40। हम लोग उससे निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे C2H5OH, सी का कितना होता है 12, 2 का मल्टीप्लाई तो 1 और 5 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और इसका 1। जब आप इसको सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 46 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 46 आएगा। तो ये समझ रहे होंगे, इसी तरीके से हमने इसका क्या लिख दिया है, अणुभार। आइए इसमें मोल निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकाल लें हम लोग किसके लिए, विलायक के लिए। तो कैपिटल N बराबर मात्रा बट्टे अणुभार, क्या हो जाएगा, मात्रा बट्टे अणुभार। तो अणुभार निकाल लेंगे, तो N बराबर मात्रा कितनी दी गई है हमारे पास 90, और आपका अणुभार कितना है 40। आप इसमें जो भाग देंगे इसका, तो आपका आएगा 1.956, कितना आएगा 1.956। इसी तरीके से हम किसकी निकाल लेंगे, विलायक की निकाली हमने, इसी तरीके से हम विलय की निकाल लेंगे। तो विलय की निकालने के लिए लिखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी दी गई है, स्मॉल w, ये हो जाएगी जब आपका पूरा कितना था 90%। 90% आपका अगर एथिल एल्कोहल है, अगर 100 में से, सॉरी ऊपर नहीं दिख रहा होगा, अगर 100 में से ये 100% कोई विलयन है, इसमें आपका 90% अगर विलायक है तो विलय कितने परसेंट होगा, 10% होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 10 ग्राम। चलिए इसी तरीके से हम लिखते हैं विलय की, या विलय का अणुभार, क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार, M बराबर कितना, अणुभार कितना होता है विलय का, जल का अणुभार कितना होता है आपका, होता है 18। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका भी होता है H2O सूत्र, हाइड्रोजन का 1 और 2, ऑक्सीजन का 16, 2 बन जाए 2, और इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह हम अणुभार भी निकाल सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था अणुभार। इसके ही मोल निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, तो कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर मात्रा बट्टे अणुभार, मात्रा बट्टे अणुभार। तो N बराबर हो जाएगा, मात्रा कितनी दी गई आपकी 10, अणुभार 18, भाग देंगे कितना आएगा 0.555। अब हमें करना क्या है, अब हमें मोल प्रभाज निकालना किसका है, मोल प्रभाज निकालना है हमें विलायक का, क्यों, एथिल एल्कोहल का या एथेनॉल का। तो लिख देंगे मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N अपॉन N कैपिटल प्लस स्मॉल, सही है। ये सूत्र होगा आपके पास, N का मान कैपिटल का 1.956 अपॉन इस, इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका एक मान तो हो जाएगा आपका ये 1.956 और 0055। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ऊपर वाले को जैसे का तैसा लिख देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। आइए जोड़ के देखते हैं इन दोनों को, कितना दिया है 1.956 में जोड़ देंगे 555।
11 1 कैरी 11 1 कैरी कितना हो जाएगा 2, यही है ना। अब इसको हम लिख देंगे 2.511। अब जब इसका इसमें पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, जब हम इसका डिवाइड देंगे तो 0.77 आपका 8 आएगा। और आपके विकल्प में इसका पहला ही आंसर सही होगा। कौन सा का आंसर हो जाएगा? पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला। कौन सा हो जाएगा बच्चों? पहला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक का मान है। तो आपको इसमें वेग स्थिरांक का मान निकालना है और प्रथम कोटि के बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे, सूत्र तो आपने देखा होगा कि प्रथम कोटि का अर्धायुकाल का समीकरण क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों? k बराबर 0.693 अपॉन कितना होगा? t। और ये आपका दिया गया है हम लोगों को, t का मान क्वेश्चन में दिया गया है कितना है? 50 सेकेंड। कितना दिया गया है? 50 सेकेंड। तो आप t का मान 50 इसमें रख दीजिए। तो क्या होगा? k बराबर 0.693 अपॉन 50। आप इसका भाग इसमें दे दीजिए तो आपका आएगा 1.38 10 टू दी पावर -2 सेकेंड। कितना आएगा? सेकेंड। चलिए देखिए, इसका जो आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका पहला। कौन सा बन जाएगा बच्चों? पहला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप रिवाइज करें। टी का मान दिया गया था, इसमें 50 का मैंने भाग दिया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। आपका क्वेश्चन दिया गया है अगला, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है उसमें आपका एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एल्डिहाइड बनते हैं। तो इनमें से एक यौगिक है जो आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, वो आपका है एसिटाल्डिहाइड। कौन सा है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। आपका जो विकल्प होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका दूसरा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन दिया गया है आपका। 35वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या लिखा है? आप पढ़िए बेटा। लिखा गया है एल्निन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है। तो इसके ब्रोमीन से प्राप्त होता है आपका एस ट्राई ब्रोमीन या ब्रोमो एनलीन। क्या प्राप्त होता है बेटा? एस ट्राई ब्रोमो एनलीन। आपका जो विकल्प नंबर हो जाएगा वो करेक्ट होगा आपका तीसरा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड है? इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्टोज। और मैंने बताया था कि फैक्टोज होता है, सबसे मीठी शर्करा होती है फैक्टोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपका NaCl। और इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो होती है आपकी फलक केंद्रित घन। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा ना आपका, वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दिया गया है सोडियम कार्बोनेट के 0.2, क्या बच्चों? 0.2 m छोटी है, इसका मतलब ये क्या है? मोललता है। तो 0.2 मोललता बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। तो इसमें हमें मात्रा निकालनी है, वो भी किसकी? विलय की मात्रा निकालनी है। और आपका जो एक बार और समझ लें, कहीं पर आपका कैपिटल M लिख के आए और स्मॉल n, ये जो होता है ना, ये होती है आपकी मोलरता। क्या होती है? मोलरता। क्या होती है बच्चों? मोलरता। और ये जो होती है आपकी, होती है आपकी मोललता। तो आप इसे याद रखें कि ये जब यहाँ पर जी आएगा तो क्या होगी? मोलरता होगी। अगर m छोटा है, स्मॉल है, तो आपकी वहाँ होगी मोललता। तो इसी तरीके को हम देखें, ये क्वेश्चन आपका हमने पढ़ ही लिया, आप लोगों ने पढ़ ही लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपका, तो आप क्वेश्चन को सीधा देखिए। इसमें दिया गया आपका सोडियम कार्बोनेट के इतने मोलर बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें विलय निकाल लेते हैं। विलय की मात्रा, अच्छा यही तो मात्रा निकालनी है हम लोगों को। तो विलय की मात्रा निकालनी, तो उसको लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, विलय का अणुभार, विलय
का अणुभार। तो हमारा अणुभार निकालना है हमें सोडियम कार्बोनेट का। सूत्र जैसा कि लिखा गया है Na2CO3, इसका अणुभार होगा 106। कितना होगा बच्चों? 106। अणुभार मतलब m का मान दिया गया है, तो अणुभार हमारा कितना हो जाएगा? 106 अणुभार होगा। आइए, आयतन भी दिया गया है। कितना दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है आपका। तो आपका द्रव्यमान जो होगा इसमें बिलियन का द्रव्यमान पूछा गया है, सही है। कितना होगा आपका दिए, तो इसको W लिख लेते हैं हम लोग। कितना होगा आपका? 500 मिली। तो सूत्र क्या होगा? मोललता बराबर W/1000 अपॉन m इंटू W, किसमें? ml में। तो आप मान रख दीजिए इन सबके। इसका मान दिया गया है आपका, W का मान कितना है आपके पास? निकालना है। अच्छा जी, इसका मान 1000 दिया गया है। इसके बाद m का मान कितना है आपका? 106। कितना है बच्चों? 106। और आपका जो बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया गया है आपका? 500 दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों? 500। और मोललता भी हमारी दी गई है 0.2। तो इसको थोड़ा क्या करें हम लोग, ऐसा करते हैं 500 से इसे काट लेते हैं। कितनी बार? 2 बार। 500 दूनी 1000, करेक्ट है। और 2 से इसे काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 0.1। आपका बचा 0. कितना बचा? ऊपर लिख देता हूँ, 0.1 बराबर W/106। सही है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मान के, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो W बराबर आपका आ गया, कितना हो जाएगा? 10.6 आपका हो जाएगा ग्राम। तो इसे देख रहे होंगे आप लोग, ऐसा विकल्प कौन सा है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा विकल्प, 10.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। बार बार ये क्वेश्चन लगा दिया गया है, तो जानते हैं आप लोग सेकंड इनवर्स होगा। करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा, सेकंड इनवर्स। कौन सा होगा बच्चों? सेकंड इनवर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन फेनिल विलयन को अपचयित नहीं करता है? तो आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, करेक्ट हो जाएगा दूसरा। एसिटिक अम्ल है, फेनिल विलयन को अपचयित नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। क्या होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र? CH3COOH। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। अच्छा, एमाइड को एमीन में बदलने की जो आपकी अभिक्रिया है ना, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, वो तीसरा होगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताया गया है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो मैंने आपको बार बार इस क्वेश्चन में बताया कि फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। तो आप इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? कौन सा आंसर होगा इसका? फ्रैक्टोज वाले का चौथा होगा। कौन सा होगा? चौथा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन लगा गया है। क्या लिखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ये पूछा गया है और कहा गया है, निम्न में से किस वर्ग में आती है? ये एक एमीन है। अब आपको बतानी है प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है या तृतीयक एमीन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, जहां पर भी आपको NH2 मिल जाएगा तो वो आपकी प्राथमिक एमीन होगी। कौन सी होगी? प्राथमिक एमीन होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोटेशियम सल्फेट है। इनमें से आप बताइए, पोटेशियम सल्फेट है। मैं आपको बता भी चुका हूं, पोटेशियम जो सल्फेट होता है वो आपका आयनिक ठोस है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आयनिक ठोस पहला। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा हिमांक किसका कम होता है, वो भी पोटेशियम सल्फेट ही था। याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो आपकी मात्रा दी गई है, तो आपकी मात्रा बताओ कितनी दी गई है? मात्रा आपकी दी गई है, मात्रा W का मान दिया गया आपका 180 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है बताइए? जल का अणुभार अभी हम निकाल के आए। जल का अणुभार m बराबर कितना होगा? 18 होता है। अभी निकाला जैसा कि H2O सूत्र होगा।
तो इसका 18 होगा। इसमें हमें क्या निकालना है, मोल निकालने हैं, जल के मोल। तो मोल बराबर सूत्र होता है मात्रा बट्टे अणुभार। क्या होता है, मात्रा बट्टे अणुभार। तो मात्रा हमारी कितनी दी गई है बच्चों, बताइए, 180 दी गई है। अणुभार कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। इसको हम काट देंगे, 18 एकम 18, ये आपका 10 बार कट जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प होगा 10 मोल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PCl आपका जो 3 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बताया गया है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जल में अभिक्रिया करके बनाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखें कि जब भी PCl5 किसी के साथ भी क्रिया करेगा तो POCl3 जरूर बनाएगा। कौन सा बनाएगा, POCl3 जरूर बनाएगा। तो आप इसको याद रखें, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, इनमें से कौन सी विटामिन है जो आपकी एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। जैसा कि आपका विटामिन सी है और विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन डी है, विटामिन B6 है। तो इनमें से बताना आपको कौन सी विटामिन है जिसका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो विटामिन जो ए होती है आपकी वो कौन सी होती है, उसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी होती है उसका नाम होता है थायमिन। विटामिन आपकी जो सी होती है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन जो डी होती है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो आप खुद बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। आप ध्यान रखिए, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या आयोडीन हो या आपकी ब्रोमीन हो, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। तो दूसरा विकल्प आपका करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोजमुंडन अभिक्रिया जो होती है बताया गया है अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजमुंडन अभिक्रिया अपचयन द्वारा प्राप्त होता है या रोजमुंडन अभिक्रिया में अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, वो क्या है, वो आपका एल्डिहाइड है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या प्राप्त होते हैं, आपके एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड। तो रोजमुंडन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा बच्चों, एल्डिहाइड। ध्यान रखें आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 50वां क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो भी आपकी समाप्त होने वाली है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, लिखा गया है कि जो FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध बताइए। क्या बताना है हम लोगों को, संबंध बताना है। फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका का क्वेश्चन है। इसमें आपकी कोर की लंबाई a दी गई है और जो त्रिज्या दी गई है वो r है। इसका संबंध पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारी 3 कोष्ठकाएँ होती हैं, एक SCC होती है, एक आपकी BCC होती है और एक आपकी होती है FCC। तो इनकी जो संबंध बताया गया है कोर की लंबाई और किसमें, त्रिज्या में। तो पहले वाले का होता है आपका r बराबर a/2। क्या होता है, r बराबर a/2। दूसरे वाले का होता है r बराबर √3/4a, ये दूसरे का होगा BCC का। और आपका FCC का होता है r बराबर 1/2√2a। याद रखें आप तीनों का। हमारे क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था, FCC का। तो इसका क्या हो जाएगा, r बराबर 1/2√2। क्या हो जाएगा, 2/2। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।